हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। और इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टोरी सुनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा यानी कि पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपको तब तक समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा, अगर आगे वाले वीडियो देखोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें पूरी कहानी सुनाऊँगा, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आगे पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत, यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, एक बात अपने दिमाग के अंदर रखो। यानी कि जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी तरह ये शीत युद्ध नहीं है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 1945 में समाप्त होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखो, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान लगभग, हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले द्वितीय विश्व युद्ध को थोड़ा समझ लेते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में समाप्त होता है, ठीक है। उस समय लगभग दुनिया के सभी देश आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई ना, ठीक। ये समाप्त हो जाता है 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 1945 में, ठीक है। लेकिन 1945 में लगभग युद्ध तो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सबको लग रहा था कि युद्ध करने में कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही घाटा है। अगर हम आपस में लड़ें कोई फ़ायदा मिलेगा, है ना। ना तो हम कोई काम करेंगे ना आप करेंगे, आपस में एक काम होगा, सिर्फ लड़ाई होगी, ठीक है। किसी का फ़ायदा तो होगा नहीं, है ना। तो सभी देशों को लगने लग गया था कि युद्ध लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अमेरिका ने बाहुबली बनने के चक्कर में क्या किया, 1945 पे जापान पर परमाणु बम की बारिश कर दी, यानी परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है। और 2 शहरों पे 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पे गिरा दिया, ठीक है। एक शहर था जिसका नाम है हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945, ठीक है। और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी के ऊपर गिरा दिया। ये दोनों कहाँ, किसके शहर हैं? जापान के हैं, ठीक है। यानी कि अमेरिका ने अपने आप को महाशक्ति घोषित करने के लिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास परमाणु बम हैं, ठीक है। और 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, यानी कि ये दोनों जापान के शहर थे। लाखों लोग इसमें धुआं धुआं हो गए, ठीक है। परमाणु बम जहाँ गिरता वहाँ क्या रहेगा, ठीक है। उस समय तक लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि परमाणु बम होता क्या है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी गुप्त रूप से, है ना। सबको भनक नहीं थी इसके बारे में। लोगों को लगा, जापानियों को लगा कि यहाँ पर सूर्य का कोई टुकड़ा टूट कर गिर गया है। लोगों को लगा यानी कि सूर्य टूट कर के गिर गया है, सूर्य का कोई खंड नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। बाद में पता चलता है कि यहाँ परमाणु बम था, जो अमेरिका ने खुद ही घोषणा की थी, बताया था कि मैंने गिराया परमाणु बम, ठीक है। जो करना है वो कर लो, ठीक। इसका उद्देश्य यही था, ये अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि भाई एक महाशक्ति है, वो पावर, यानी कि वो शक्तिशाली देश है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों महाशक्ति बनना चाहते थे, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, ठीक है। यानी कि दुनिया 2 भागों में धीरे धीरे बंटना शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ देश जो हैं वो अमेरिका के साथ चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं सोवियत संघ के साथ, ठीक है। तो यही तो शीत युद्ध है, दोनों देशों के लिए अपनी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। अमेरिका सोचता है कि मैं शक्तिशाली देश बन जाऊँ, सबसे शक्तिशाली पावरफुल बन जाऊँ, यानी कि महाशक्ति बन जाऊँ। मेरे साथ दुनिया के सभी देश हैं ना, वो इकट्ठे हो जाएं, शामिल हो जाएं, मैं जो कहूँ ना भाई माने, मेरी हुकूमत पूरी दुनिया पे चले। अमेरिका ऐसा चाहता था और सोवियत संघ भी यही चाहता था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, मैंने कुछ लिख रखा पहले। इस समय विश्व की राजनीति में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, जबकि जो जापान था वो खुद ही बोल रहा था कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपने आप को आत्मसमर्पित कर रहे हैं, भाई हमें युद्ध नहीं करना है। लेकिन अमेरिका कहाँ मानने वाला था, अमेरिका ने फिर भी उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। क्यों गिराया? क्योंकि वो दिखाना चाहता था दुनिया को कि मैं शक्तिशाली हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इस समय विश्व की राजनीति में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, यानी कि पूरी दुनिया में 2 महाशक्ति थी, एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ, यानी कि अमेरिका सोवियत संघ, ठीक है। तो ये दोनों महाशक्ति बनना चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि मैं पावरफुल देश बन जाऊं, शक्तिशाली देश बन जाऊं, महाशक्ति बन जाऊं, मेरी हुकूमत जो है पूरी दुनिया पे चले, मेरी जो व्यवस्था है पूंजीवादी वो पूरी दुनिया अपनाए, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ की विचारधारा अलग थी।
वो चाहता था जो साम्यवादी विचारधारा है उसे पूरी दुनिया अपनाए और सब दुनिया के सारे देश मेरे साथ मिल कर के चलें, मेरा साथ दें। अमेरिका चाहता था मेरा साथ दें, ठीक है। तो यही दोनों के मतलब कूटनीति थी, अलग अलग विचारधाराएं थी, दोनों विचारधाराओं की लड़ाई थी। यही तो शीत युद्ध था, वास्तविक लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो पहली महाशक्ति थी अमेरिका, ठीक है। और इसकी जो व्यवस्था थी, अमेरिका की व्यवस्था होती है पूंजीवाद, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बताता चलूँगा आपको, ठीक है। आगे भी जब क्वेश्चंस लिखवाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम मतलब स्टोरी जान रहे हैं चैप्टर के बारे में, थोड़ा थोड़ा मेन थीम, यानी कि चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली महाशक्ति अमेरिका थी और अमेरिका की जो व्यवस्था होती है वो पूंजीवादी होती है। पूंजीवादी का मतलब है कि जो वस्तुएं होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट होंगी, यानी कि निजी हाथों में होंगी। निजी हाथ का मतलब है यानी कि जो संपत्ति निजी हाथों में होगी, जो कंपनियां होंगी वो प्राइवेट होंगी, यानी कि निजी कंपनियां होंगी, प्राइवेट होंगी, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति अब पैसा कमाने के लिए अधिक से अधिक धन कमा सकता है, मतलब कोई व्यापार कर सकता है, धन कमाने के लिए व्यापार कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना व्यापार कर सकता है और उतना पैसा कमा सकता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन जो साम्यवादी व्यवस्था है वो इसके उलट है बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ मैप में दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी का मतलब है कि यहाँ सब लोगों के पास बराबर संपत्ति, सबका हक बराबर होगा। मतलब सब चीज़ कैसी होगी, सरकार के हाथों में होगी। जो भी सरकार होगी वहाँ की जितनी भी टोटल संपत्ति है वो सरकार की होगी, कंपनियाँ सारी सरकार की होंगी, हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, कॉलेज, बस, रेलवे, सब किसके हाथ में होगी, सरकार के हाथ में होगी, है ना। और उस पर हक सबका बराबर का होगा, ठीक है। सोवियत संघ ने लोगों के लिए एक दिलासा दिलाया, लोगों को बताया कि हम एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसमें सब लोग बराबर होंगे, कोई ना छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सब एक जैसे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, सबके बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, सब एक जैसा खा रहे होंगे, सब एक जैसा पहन रहे होंगे, है ना। लोगों को लगा बहुत अच्छा, सब एक बराबर होंगे, कोई ना छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, है ना। किसी के पास ना धन ज़्यादा होगा ना कम होगा। ऐसी व्यवस्था कौन लेना नहीं चाहेगा, है ना। जो गरीब जनता थी वो तो चाहती थी हमें मिल जाए, हम ही सबके लेवल में आ जाएं। लेकिन काम कौन करेगा, जो आज जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और एक जिसके पास जीरो लेवल पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बांट करके बराबर कर दिया जाए दोनों को, तो एक तो पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था तब उसके पास ज़्यादा पैसा हुआ, ठीक है। और एक व्यक्ति जो उसे कोई मतलब ही नहीं है, पैसा कमा ही नहीं रहा था, अब भी उसके पास उतना ही पैसा उसे दे दिया गया है ना। तो काम करना चाहेगा कोई व्यक्ति, अरे कौन काम करेगा, हर व्यक्ति चाहेगा मिलना तो बराबरी है ना, पैसा हमें बराबरी मिलना है, देश में हिस्सेदारी हमारी बराबर की है, तो हम क्यों काम करें, काम करना चाहेगा ऐसी व्यवस्था में, है ना। तो सोवियत संघ की व्यवस्था क्या मतलब शुरू में तो चलती है, लास्ट में ये टूट जाती है, बिखर जाती है, वो भी बताएंगे अपन, ठीक है। तो अभी तो यही जानते हैं। तो विश्व की राजनीति में शीत युद्ध के दौरान दो व्यवस्थाएं थीं, ठीक है, दो विचारधाराओं के लोग थे। पहली जो महाशक्ति थी अमेरिका और जिसकी व्यवस्था थी पूंजीवादी, ठीक है। और दूसरी कौन सी महाशक्ति थी, सोवियत संघ, और इसकी जो व्यवस्था थी साम्यवादी, ठीक है। तो दुनिया दो भागों में बट गई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, पहली दुनिया किसे कहा जाता है, तो पहली दुनिया थी अमेरिका और इसकी व्यवस्था होती है पूंजीवादी। दूसरी दुनिया किसे कहा था, सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता है जिसकी व्यवस्था साम्यवादी थी, ठीक है। यहाँ सब लोग बराबर होने के लिए भाग रहे थे उसके पीछे, ठीक है। यहाँ पर दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, यानी कि लड़ाई तो इनमें दो विचारधाराओं की थी। जो अमेरिका कहता था दुनिया के सभी देशों से कि मैं सबसे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है, तो मेरे साथ जोड़ो, अमीर बन जाओगे, ठीक है, यानी कि सारा विकास हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा था सोवियत संघ, ठीक है। अमेरिका का मानना था कि वह दुनिया को बेहतर व्यवस्था दे सकता है या बेहतर बना सकता है, ठीक है। दूसरा सोवियत संघ था कि मैं सबको बराबर कर दूंगा, सबको बेहतर सुविधाएं दूंगा, ठीक है। तो दो विचारधाराओं की यहाँ पे जंग छिड़ी हुई थी। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो। जो गुट वाली राजनीति है ना, उसकी शुरुआत यूरोप से होती है। यूरोप जो था वो दो भागों में बट गया, ठीक है। तो जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे वो अमेरिका के साथ चले गए, अमेरिका वाले खेमे में चले गए, ठीक है। इनका मानना था कि अमेरिका महाशक्ति बनना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने सोवियत संघ का साथ दिया। वो चाहते थे कि जो सोवियत संघ है ना वो बेहतर व्यवस्था दे सकता है, ठीक है। तो यही शीत युद्ध
चल रहा था इनमें, मतलब इनमें एक विचारधारा की लड़ाई थी, है ना, पूंजीवाद और फिर साम्यवाद, ठीक है। अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा वाला देश था, जबकि सोवियत संघ था साम्यवादी। और ये पूंजीवाद में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, तो चिंता ना करें, अभी थोड़ा समझते चलते हैं। तो अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की, ठीक है, जिसमें 12 देश शामिल थे। यानी कि नाटो एक संगठन है, संगठन का मतलब कुछ 12 देशों का एक संगठन था। उसकी स्थापना करी किसने की? अमेरिका ने। किससे? सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए कि हाँ हम इन देशों को बेहतर सुविधा देंगे, इनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हाँ हम मदद करेंगे। यानी कि 12 देश मिल करके उसके ऊपर हमला करेंगे और ये सोचेंगे कि अगर किसी एक के ऊपर हमला हुआ है तो 12 ये मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, ठीक है। जैसे ये 12 देश हैं, अब 12 में से किसी एक के ऊपर कोई हमला करता है तो 12 ये समझेंगे, 12 में से 12 देशों को ये लगना चाहिए कि ये हमला हमारे ऊपर हुआ, सब मिल करके इकट्ठे होकर के मुकाबला करेंगे। संगठन का यही काम था, ठीक है। और सोवियत संघ ने क्या किया भाई? सोवियत संघ ने किया, ये संगठन कर रहा है, जगह जगह संधियां कर रहा है, मतलब देशों को जोड़ रहा है ना। तो इसके बदले में मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, है ना। शीत युद्ध का मतलब ही क्या है? दांव पेच वाली राजनीति, ठीक है। तो सोवियत संघ ने नाटो से मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि की, मतलब उसने भी एक संगठन किया 1955 में, ठीक है। इस संगठन को उसने नाटो से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक संगठन बना लिया था, तो इन्हें भी लगा कि हमें भी कोई संगठन बनाना चाहिए, मतलब कोई संधि करना चाहिए। संधि का मतलब होता है जोड़ करके देशों को जोड़ना, ठीक है, वही संधि है और संगठन भी है, ठीक है। अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, मतलब अमेरिका ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कि मैं शक्तिशाली देश बनूं, कैसे बनूंगा, मतलब उसका दिमाग हर समय चलता ही रहता था कि मैं अपने आप को कैसे पावरफुल बना सकूं, ठीक है। तो उसने क्या किया? एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। उसने कहा मैं यूरोप में तो हूँ पावर में, और एशिया में कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाऊँ, ठीक है। तो उसने जो एशिया था, एशिया महाद्वीप में भी क्या किया? गठबंधन वाली राजनीति का हथकंडा आजमाया, ठीक है। तो उसने वहाँ संधियाँ की, संधि गठबंधन करे। जैसे एक गठबंधन का नाम था, या संधि संगठन का नाम था सीटो और सेंटो, है ना। तो ये उसने मतलब संगठन करे। इनकी फुल फॉर्म भी मैं बता दूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फिर 1962 में सोवियत संघ के नेता, इनका नाम था निकिता खुर्शचेव, ने परमाणु मिसाइलें तैनात करवा दी क्यूबा के ऊपर, ठीक है। ये परमाणु मिसाइल इन्होंने कहाँ तैनात करवाई? क्यूबा पर। जो क्यूबा था ना, ये है क्यूबा, दिख रहा है ना, ये सोवियत संघ का मित्र था। हालांकि ये स्थित था किसके पास? अमेरिका के पास, अमेरिका के करीब में स्थित था, जबकि ये अमेरिका के पास स्थित था, ठीक है। एक अमेरिका के पास स्थित द्वीपीय देश था, ठीक है। और जबकि ये दो मित्र किसका था? सोवियत संघ का, दूर वाले का मित्र था, ठीक है। क्योंकि आजकल पड़ोसी किससे खुश है? पड़ोसी कोई किसी का पड़ोसी किसी से खुश है ना। तो ऐसे ही मतलब जो अमेरिका का पड़ोसी था ना, वो अमेरिका से खुश नहीं था। वो किसका दोस्त था? सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ के जो नेता थे, उन्होंने क्यूबा के ऊपर मिसाइल तैनात करा दी, ठीक है। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका ऐसा ना कि क्यूबा के ऊपर हमला कर दे, हड़काए, इससे पहले हम ही क्यों ना मिसाइल तैनात करा दें, ठीक है। तो पूरी दुनिया को लगने लग गया था। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, मतलब आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था, मतलब इसमें जरूर लगने लगा कि युद्ध होकर के रहेगा, ठीक है। यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्वेश्चन पूछा जाता, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता? तो क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। क्योंकि क्यूबा के ऊपर जब मिसाइलें तैनात कराई जाती हैं सोवियत संघ के द्वारा, तो पूरी दुनिया घबरा गई एकदम से, कि लगा कि अब तो युद्ध होकर के रहेगा, ठीक है। और भारत जैसे विकासशील देशों ने महाशक्तियों और गुटों से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। गुट निरपेक्ष का मतलब है इन दोनों, दो गुट थे पूरी दुनिया में, दो ही तो गुट थे, दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका, दूसरी कौन सी थी? सोवियत संघ। तो भारत जैसे देशों ने, जिसे नई नई आज़ादी मिली थी उस समय, तो इन देशों ने अपने मन में तय किया, अपने आप को एक आइडिया लगाया कि हम इन दोनों महाशक्तियों को पीछे भागने से हमें क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ये महाशक्तियाँ जिसके साथ भी गठबंधन करती थीं, उनसे सैनिक मदद मांगती थी, ठीक है। उनकी भी मदद करती थी, ऐसा नहीं है, और उनसे कहती थी हमें लड़ाई, जैसे उन्हें लड़ना है आपस में, ठीक है, सोवियत संघ से मुकाबला करना है, तो क्या करना है? हमें अपनी सेना भेजो और हम अटैक करेंगे सोवियत संघ के ऊपर। तो हमें सेना भेजनी पड़ती वहाँ, है ना, और उनके हिसाब से चलना होता, मतलब जैसा वो बोलते
तो वैसा करना होता, गुटों वाली राजनीति के पीछे नहीं भागना है। गुटनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। तो भारत जैसे विकासशील देशों ने तय किया कि हम भाई गुट वाली राजनीति के पीछे तो भागेंगे नहीं, और भारत ने अन्य देशों को भी कन्विंस किया कि क्यों भाग रहे हैं इन पागलों की तरह इन गुटों के पीछे। तुम अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हो ना, तुम अपनी मर्जी के हिसाब से अपना काम करो ना, क्यों इन गुटों के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, तो ये काम मतलब नेहरू जी करते हैं उस समय। ठीक है, तो आपको लगभग ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि शीत युद्ध क्या था। ठीक है, आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दें। ठीक है, और